हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट पार्ट को। ये लगभग 6 नंबर का सेशन होने वाला है डियर। नेक्स्ट 6 पार्ट है ये, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन का इलाबोरेशन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है ना डियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 50 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के देख सकते हैं। पूरा 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन का वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आगे भी उसमें ऐड होता रहेगा। तो जो भी डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स इस चैनल पर नए हो, अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनमें से लिटरेचर का पार्ट पूछा जा रहा हो, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेसिकली जो टीजीटी पीजीटी एलटी गेट डी ट्रिपल एस बी केवीएस की प्रिपरेशन करने वाले लर्नर्स हैं, उनका स्वागत है। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक गारंटी है डियर कि जितना एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है और जितना मैं एडिशनल प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर इतना आप पूरा एक नोट्स बना करके लिखते चले जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, ये श्योर है। ठीक है ना डियर, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बुक से लेकर के आया हूँ, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, लेकिन एडिशनल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये टाइम पीरियड इसमें कम दिए गए। मैं टाइम पीरियड भी आपके साथ दे रहा हूँ यहाँ पे, और उस टाइम पीरियड के जो मोस्ट ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, है ना, उनकी क्या वर्क्स हैं, इन सारी बातों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपको बुक्स के एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 50 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। इन सॉल विलोज नोवेल हेरजॉग 1964 में पब्लिश हुआ, मोजेस हेरजॉग इज अ, वो क्या थे, यही बात कहना चाह रहा है कि इन सॉल बिलोज, यानी सॉल बिलो का एक नोवेल है, वो क्या है नोवेल, हेरजॉग। ये भी नोट कर लीजिएगा कि सॉल बिलो का नोवेल क्या है डियर, वो नोवेल है हेरजॉग। पब्लिश कब हुआ, 1964 में। हेरजॉग सॉल बिलो का है। ठीक है ना। अब एक बात ये है डियर, अब ये कह रहा है कि मोजेस हेरजॉग जो है इज आ, वो क्या थे, यही पूछा गया है, इन्हीं के बारे में पूछा गया है, ये क्या थे। अब ये क्या, ये जो है क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, ज्यूज थे, या फिर ये अफ्रो अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन कह सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, तो इनका मैं आंसर पहले बता देता हूँ डियर, कि ये जो मोजेस हेरजोग हैं, इन्हें मोजेस ई हेरजोग भी कहा जाता है। तो ये बिलोंग करते थे ज्यूज फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग करते थे, ज्यूज फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा कि ये मोजेस हर्जॉग किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, ज्यूज। और ये हर्जॉग किसकी नोवेल है, सॉल बिलो की नोवेल है। ठीक है ना, सॉल बिलो की नोवेल है। अब एक बात यहाँ नोट कर लीजिएगा कि सॉल बिलो का जो जन्म हुआ है, वो जन्म कब हुआ है डियर, वो जन्म हुआ है, बर्थ की बात करेंगे तो 10 जून 1915, यानी कि 10 जून 1915 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना, 10 जून 1915 को इनका जन्म हुआ है। अब इनकी डेथ की बात करेंगे, डेथ की बात करते हैं डियर, डेथ की बात करेंगे तो डेथ कब हुआ है, डेथ हुआ है इनका 5 अप्रैल 2005 को इनकी डेथ हुई है। ठीक है ना। अब ये अमेरिकन ऑथर है, सॉल बिलो क्या है, ये अमेरिकन ऑथर है, इनको नोट कर लीजिएगा, अमेरिकन ऑथर हैं, अमेरिकन ऑथर हैं। ठीक है ना डियर, अमेरिकन ऑथर है। इनकी नोवेल है, ये पब्लिश कब हुई थी, 1964 में। अब ये कंपोज के पार्ट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए प्रोटागोनिस्ट, है ना, मोसे के हेजॉग बिलोंग टू ज्यूज फैमिली। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब इनकी एक खास बात यह डियर कि जो ये हेरजॉग इनकी नोवेल है, ये नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन के लिए प्राप्त की है, और 3 बार प्राप्त की है। नोट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो हेरजॉग नोवेल है, ये नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए आई है, नेशनल बुक
नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन, फॉर फिक्शन, फिक्शन के लिए, है ना। और ये 3 बार है, 1964, सॉरी 1954 में, और कब है डियर, और हम बात करेंगे तो 1965 में, 1965 में, और कब है 1971 में, 1971 में ये नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए, और द प्रिक्स इंटरनेशनल भी अचीव की है। ठीक है ना डियर। अब हम बात करेंगे सॉल बिलो की, थोड़ा सा इनकी भी कहानी ज़रा समझ लीजिए, ऑथर की भी। ये तो हेरजॉग जो है इसके लिए नेशनल बुक अवार्ड मिला इनको, हेरजॉग के लिए, ठीक है ना। लेकिन सॉल बिलो ने कई ऐसे नोबेल पुरस्कार जीते हैं। ये कौन है, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स जीता है, नोट कर लीजिएगा डियर, नोट कर लीजिएगा। नेशनल, मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट, मेडल ऑफ आर्ट्स, इसके लिए भी नहीं जीता। कब है ये, 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए भी जीते हैं, पुलित्जर प्राइज। दूसरा क्या है, पुलित्जर प्राइज, ये पूछा जाता है इसीलिए बता दे रहे हैं, पुलित्जर प्राइज भी जीते हैं। किसके लिए जीते हैं, फिक्शन के लिए, फॉर फिक्शन के लिए। कब जीते हैं ये, 1976 में, 1976 में, ठीक है ना। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1976 में भी मिला है इनको। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया डियर, देख रहे हैं किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर सारे पॉइंट्स को, ये आपको मिलेगा नहीं डियर, जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ आपको, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, है ना। बस इतनी सी बातें दी गई यहाँ पर, ध्यान रखना, इतनी सी बातें यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये जो है 1964 का नोवेल है, और सैम शॉल बिलो के द्वारा कंपोज किया गया है ना। और इससे जो है ये नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन के लिए दिया गया है, और साथ साथ प्रिक्स इंटरनेशनल के लिए भी दिया गया है। बस इतना मैंने बताया अभी। अब इसके बाद इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, इनका जन्म कब हुआ, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है ना। तो जो मैं आप तक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ वो बेहतरीन, अगर लिख लेंगे डियर तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। शॉन बिलो कहाँ के ऑथर हैं, ब्रिटिश हैं, अमेरिकन है, किस, है ना। तो ये अमेरिकन आपको बता दिया गया, इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, और कौन कौन से अवार्ड ये जीते थे, है ना। ये सारी चीज़ें, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, ये भी यहाँ मेंशन कर दिया गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट इन, अमेरिकन सिविल वॉर ये कब लड़ा गया, तो ये सब लोग जानते हैं 1961 से लेकर के 1861 से लेकर के 1865 तक लड़ा गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये पता है, ठीक है ना। ये अमेरिकन सिविल वॉर है, किसके किसके बीच में हुआ था, द यूनियन एंड द कॉन्फेडरेसी के बीच में। अच्छा इसमें ध्यान रखना, यूनियन और कॉन्फेडरेसी का मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में हुआ था, यानी कि नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया के बीच में, है ना। अमेरिकन सिविल वॉर को अदर नेम से भी न जाना जाता है, ये ध्यान रखना, आल्सो नोन बाई अदर्स नेम, अदर्स नेम, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है, बाकी अमेरिकन सिविल वॉर्स के बारे में आप जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सा है, इनका ऑर्डर यहाँ पर दिया गया, ये ऑप्शन है आपकी, ये 4 ऑप्शन है, दिख रहा होगा आपको, ये 4 ऑप्शन है, दिखेगा नहीं डियर तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये 4 ऑप्शन है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूँ, तो इसके अनुसार आप ऑर्डर में लगा सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से पब्लिश कब हुआ था, नोट कर लीजिएगा सारी बातें। ये 1895 में आया था, कब आया था, 1895 में। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द राइडर्स ऑफ द सी, ये 1904 में आया था, 1904 में, ठीक है ना डियर, 1904 में। अगर हम बात करें बैक टू द माथुशिला, ये मेथुशिला, ये भी आया था 1922 में, 1922 में। अगर हम बात करेंगे मर्डर इन द कैथेड्रल,
ये 1935 में आया। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा, है ना। 1895, 1904, 1922, 1935। अब देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ये भी खुद ही अपने आप में एक सीरियल में लगा हुआ है। पहले 1895, 1904, 1922, 1935। तो इनको आप एक क्रम में लगा सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है डियर, चलिए ये आपको क्रम में सी ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन सी करेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु इज़ द नरेटर ऑफ मेलविलीज मोबी डिक। अब नरेटर की बात कर रहा है, कौन है भाई। हु इज़ द नरेटर ऑफ मेलविलीज मोबी डिक। मोबी डिक ये भी एक जो है ऐसी है, नोवेल्स कह सकते हैं। अब ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, मोबी डिक, है ना। अब इसमें नरेटर कौन है, नरेटर पूछा है डियर, पब्लिशर नहीं पूछा है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा पब्लिशर कौन है, नरेटर कौन है ना। दोनों बातें बताऊंगा, कई बार पूछा गया है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। तो अब ये मेलविलीज मोब डिक की, ये मोबी डिक ये मेलविलीज की एक नोवेल है। अब इस नोवेल को पब्लिश किया गया है 1851 में। ये एपिक नोवेल है। कब पब्लिश किया गया है मोबी डिक को, 1851 में। 1851 एपिक नोवेल है ये, अमेरिकन राइटर के द्वारा। अमेरिकन राइटर कौन, वही मोबिली है कि मेलविली, ये अमेरिकन राइटर है। अब इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हरमन मेलविली। नोट कर लीजिएगा, हरमन मेलविली कहा जाता है, मेलविली। ये अमेरिकन आथर हैं, अमेरिकन राइटर हैं मेलविली। अगर अब बात किया जाए डियर, ध्यान समझना कि ये जो मेलविली हैं इनका जन्म कब हुआ। इनके जन्म की बात करेंगे, इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त को, 1 अगस्त को और 1819 को। अगर इनके डेथ की बात करेंगे डियर, डेथ की बात करेंगे तो 28 सितंबर को और 1891 में, 1891 में इनकी डेथ हुई है। जो हरमन मोबली हैं ये नोबलिस्ट हैं, साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं एंड पोएट भी हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, हरमन मोबली इज अ अमेरिकन राइटर। ही इज बर्न 1 अगस्त 1819, डेथ 20 सितंबर 1891, एंड ही इज ऑल्सो नोबलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट एज वेल एज। ठीक है ना, समझ में आ गया डियर। अब ये इनकी नोवेल्स है, इनकी एक एपिक नोवेल है, वो क्या है, मोबी डिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात यहाँ ध्यान समझना, इस मोबी डिक को एक और नाम से जाना जाता है, इसे द व्हेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर, लिख लीजिएगा, द व्हेल, व्हेल कहा जाता है, मछली वाला, है ना। अब इस एपिक नोवेल के जो नरेटर हैं, वो नरेटर कौन है, इस्माइल हैं। कौन है, इस्माइल हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस्माइल इस एपिक नोवेल के ऐसे व्यक्ति हैं जो विटनेस हैं आभास गेस्ट के, जिनको जिनको हंट किया गया था मोबी डिक के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में। स्टोरी मैं पर्टिकुलर स्टोरी लेकर के आऊँगा, अभी फ़िलहाल जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया डियर। तो इसके नरेटर कौन है, इस्माइल। राइटर कौन है, हरमन मोबिली। तो राइटर हरमन मेलविली हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और राइटर नरेटर कौन है, इस्माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉमस, W.S. डेविस एंड जॉन ड्रिंकवाटर वर मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड। ये मेजर राइटर कब के हैं, एडवर्ड थॉमस। तो ध्यान रखना डियर, मैं नाम बता दे रहा हूँ, एडवर्ड थॉमस, W.S. डेविस, जॉन ड्रिंकवाटर, जॉन ड्रिंकवाटर, D.H. लॉरेंस। नोट कर लीजिएगा, D.H. लॉरेंस, जॉन मैसफील्ड,
रॉल्फ हडिंगसन, रॉबर्ट ब्रुक, ये ऐसे आपके राइटर्स हैं, मेजर राइटर्स हैं जिनका टाइम पीरियड क्या है डियर, जॉर्जियन है। क्या है, जॉर्जियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड नोट कर लीजिएगा, ये जॉर्जियन पीरियड। अब जॉर्जियन पीरियड कब से कब था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉर्जियन पीरियड की बात करेंगे तो 1910 से लेकर के 1936 तक चला है जॉर्जियन पीरियड। अब ये किसके शासनकाल में चला है, तो ये शासनकाल में चला है डियर जॉर्ज फाइव, जॉर्ज फिफ्थ कह सकते हैं, जॉर्ज फिफ्थ कह सकते हैं। ठीक है डियर, जॉर्ज फिफ्थ, इनके शासन में। अब ये जो जॉर्जियन पीरियड है, यानी कि जितने भी अभी हमने लिखा है इंग्लिश राइटर है ना, ये लिटरेरी वॉज ए पोइटिक मूवमेंट चल रहा था जॉर्जियन पीरियड। इंग्लिश लिटरेचर में ये पोइटिक मूवमेंट था। जॉर्जियन पीरियड क्या है, इंग्लिश लिटरेचर में एक पोइटिक मूवमेंट था। इस समय बहुत से लोग अलग अलग अपने मीट्रिक फॉर्म में, अलग अलग राइमिंग में अपने पोएट्स जो है पोएम को लिखते थे। ठीक है ना डियर। अब ये ध्यान रखना, इस पीरियड, द पीरियड इज नोन फॉर इट्स रोमांटिक एंड ब्यूकोलिक थीम। रोमांटिक एंड ब्यूकोलिक थीम के लिए जाना जाता है कौन से पीरियड को, इस जॉर्जियन पीरियड को रोमांटिक एंड ब्यूकोलिक। अब ये बात भी समझ लीजिएगा, रोमांटिक एंड ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक मीन्स होता है रस्टिक, जो गांव एरिया से जो असभ्य अनसिविलाइज लेकर जो पास्टरल की तरह होते हैं ना, उस पर बेस्ड था। यूज ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री, अब ये लोग थे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री का मतलब जो परंपरा पोएट्री की चलती आ रही वो प्रयोग करते थे। समझ में आ गई बातें। अब ये लोग जो है पोएट्री को तीन फॉर्म में जॉर्जियन पीरियड का जो करेक्टरिस्टिक था वो तीन तीन फॉर्म में बेसिकली लेके चलते थे, फॉर्मलिज्म में, रोमांटिसिज्म में, ब्यूकोलिक थीम में, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना डियर। रोमांटिसिज्म मतलब ऐसे राइटर्स थे जो कि चीज़ों को बहुत ही हाइपोथेटिकल तरीके से ले चलते थे। ब्यूकोलिक वो लोग थे जो जैसे पास्टल की तरीके से थे, है ना, जैसे गंवार की तरह, सब अनसिविलाइज की तरह। ठीक है डियर। जॉर्जियन पोएट्स रोट अबाउट रूरल एंड पास्टोरल सब्जेक्ट, उन्हें ब्यूकोलिक कहा गया। ब्यूकोलिक किसे कहा गया, जो रूरल एंड पास्टोरल सब्जेक्ट पर अपना कहानी लिखते थे, अपने पोएट्स होते थे। रोमांटिसिज्म कौन थे, जिनके रोमांटिक आइडिया थे। ठीक है ना डियर, समझ में आगे बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ग्रेटली अप्रिशिएटेड फ्रेंच कल्चर, हु ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ऑथर हैं जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किए गए फ्रेंच कल्चर एंड सबमिटेड टू विलिंगली टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रियलिज्म, और उन्होंने सबमिट किया इच्छापूर्वक फ्रेंच रियलिज्म को। तो ये है अर्नोल्ड बेनेट। कौन है, अर्नोल्ड बेनेट। ऑप्शन लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। अर्नोल्ड बेनेट का जन्म हुआ है डियर, अगर हम जन्म की बात करेंगे तो 27 मई को, 27 मई कब, 1867 को। अगर इनके डेथ की बात करेंगे डियर, तो डेथ भी इनका 27 मार्च को हुआ है, और ये 1931 को हुआ है डेथ इनका। ये इंग्लिश आथर और नोबलिस्ट हैं, इंग्लिश आथर, इंग्लिश आथर एंड नोबलिस्ट हैं। ये ग्रेटली जो है अप्रिशिएट किए हैं फ्रेंच कल्चर को, और ये अपनी इच्छा पूर्वक उसके इन्फ्लुएंस को, फ्रेंच के इन्फ्लुएंस को डिफाइन किए। ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठाकरेज वैनिटी फेयर इज, ठाकरे, तो ठाकरे सिर्फ ठाकरे नहीं है, इनका पूरा नाम विलियम मैकपेस ठाकरे, विलियम मैकपेस ठाकरे। तो इनकी एक नोवेल है वैनिटी फेयर, ये सोशल सटायर है, सोशली सटायर है। वैनिटी फेयर ये विलियम मैकपेस ठाकरे की, इसे कह सकते हैं नोवेल है, लेकिन कैसा, सोशियल नोवेल है, नोवेल है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, या सोशल सटायर कह सकते हैं, सोशल सटायर है।
ये सटायर है, ठीक है ना डियर। अब इसकी बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा वैनिटी फेयर की बात कर लेते हैं, फिर विलियम मैकपीस थाकरे की बात करेंगे। तो वैनिटी फेयर की बात करेंगे डियर, तो ये इसका सब टाइटल है अ नोबल विदाउट अ हीरो। इसका एक सब टाइटल है, नोट कर लीजिएगा, अ नोबल विदाउट अ हीरो। सब टाइटल क्या है? अ नोबल विदाउट अ हीरो, ये टाइटल है इसका, ठीक है ना डियर, ये नोट कर लीजिएगा। ये रिप्रेजेंट, वैनिटी फेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये नोवेल 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी में पब्लिश किया गया। 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी में से पब्लिश किया गया, और पब्लिश ये सीरियल वाइज किया गया है, मंथली इंस्टॉलमेंट में। कब से कब तक? 1847 से लेकर के 1847 से लेकर के 48 तक, ये चीज़ ध्यान रखना। मंथली इंस्टॉलमेंट में इसे पब्लिश किया गया, सीरियल वाइज। ये वैनिटी फेयर के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं विलियम मैकपीस थाकरे के बारे में। तो इनकी भी थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था डियर? विलियम मैकपीस थाकरे का, इनका जो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है 18 जुलाई 1811। 18 जुलाई 1811। डेथ हुआ है डियर 24 दिसंबर 1863। ये इनकी डेथ है। ये इंग्लिश नोबलिस्ट थे, इलस्ट्रेटर थे, है ना। ये पूरे तरीके से जाने जाते थे अपने सटारिकल वर्क्स के लिए। ये जितने भी वर्क्स इनके, लगभग सटारिकल वर्क्स बहुत ही फेमस थे। तो इनका पूरा नाम विलियम मैकपीस थाकरे। इनका जन्म 18 जुलाई 1811 को, इनकी डेथ हुई है 24 दिसंबर 1861 को, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन इज अ सटारिकल एसे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इज अ सटारिकल एसे, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन इज अ सटारिकल एसे विच इज़ वन ऑफ द सेवरल अकाउंट्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अबाउट द स्टेट ऑफ। तो ये किसकी स्थिति के बारे में बताया? अबाउट द स्टेट ऑफ, किसकी दशा के बारे में बताया था? ये कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड की दशा के बारे में बताया। स्टेट, कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के बारे में। वन ऑफ द सेवरल अकाउंट्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स अबाउट द स्टेट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड, ठीक है ना। ये नोबल है, किसका नोबल है? वर्जीनिया वुल्फ्स का। क्या है नोबल का नाम? नोबल्स का नाम है मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। ये सटारिकल ऐसे, सटारिकल ऐसे पब्लिश कब हुआ है? पब्लिश की बात करेंगे डियर, तो पब्लिश हुआ है ये 1924 में, 1924 में पब्लिश हुआ, 1924 में पब्लिश हुआ, ठीक है ना। इतनी बातें। तो ये कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के बारे में जिक्र किया। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ बता देते हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जिक्र किया जाए डियर, तो इनका जो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है 1882 में, जनवरी 25 जनवरी 1882 को। जो इनका डेथ हुई है डियर, तो 1941, कह सकते हैं 28 मार्च 1941 को। ये इंग्लिश राइटर हैं, नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं। अब ये कंसीडर किए जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट के रूप में। 20th सेंचुरी के ऑथर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट के रूप में ये कंसीडर किए जाते हैं। ये भी अग्रणी हैं, ये अग्रणी थे क्या यूज करने में? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ नैरेटिव डिवाइस को, जो आपका लिटरेरी टर्म्स है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, इसको यूज करने में ये अग्रणी माने जाते थे। कौन? वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है डियर, मानी जाती थी। ये फीमेल है, मानी जाती थी, ठीक है डियर। चलिए समझ में आ गया, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59
डैश इज एन इमेजिनेटिव बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स कॉकर स्पैनियल रिटन बाय वर्जीनिया उल्फ। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। इमेजिनेटिव के बारे में है ना, तो इमेजिनेटिव के बारे में तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। फ्लश, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फ्लश इज द इमेजिनेटिव बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स कॉकर स्पैनियल का, है ना, इमेजिनेटिव बायोग्राफी इज ए क्रॉस जेनर। जो फ्लश बायोग्राफी है ये क्रॉस जेनर को दिखाया यहाँ पर, फिक्शन और नॉन फिक्शन, यानी कि क्रॉस जेनर दिखाया गया कि फिक्शन और नॉन फिक्शन कैसे वर्क करते हैं वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। और ये पब्लिश किया गया डियर 1933 में, 1933 में पब्लिश किया गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा इस फ्लैश बायोग्राफी में क्या दिखाया गया है? क्रॉस जेनर को, फिक्शन और नॉन फिक्शन को लेकर के। अब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात करेंगे डियर, तो इनका जो जन्म हुआ है, यानी कि यहाँ पर है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनका जो जन्म हुआ है 1806 में, 6 मार्च 1806 को, और इनकी जो डेथ हुई है 29 जून 1861 को। ये अब ये इंग्लिश पोएट हैं, क्या है? इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश पोएट है, लेकिन ये किस समय की हैं? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, तो ये विक्टोरियन इरा की हैं। विक्टोरियन, मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ डियर, विक्टोरियन इरा की हैं, विक्टोरियन इरा। अब आप बताइए ज़रा, विक्टोरियन इरा जो है कब से कब तक चला है? 1837 से लेकर के 1901 तक, ये विक्टोरियन इरा। भाई रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड यही तो था, है कि नहीं? रोमांटिक पीरियड कब से कब था, जरा आप लोग बताइए एक बार। तो कई बार मैंने बताया वीडियो में, रोमांटिक पीरियड, उसके बाद विक्टोरियन इरा आया, विक्टोरियन पीरियड आया। तो रोमांटिक पीरियड जो था 1798 से 1837 के बीच में चला। तो ये जो विक्टोरियन इरा है, इस समय किसका शासन था? क्वीन विक्टोरिया का था, इसीलिए विक्टोरियन इरा कह दिया गया, क्वीन विक्टोरिया का था। ठीक है ना डियर, ये 20 जून 1837 से लेकर के जब तक क्वीन विक्टोरिया की डेथ नहीं हो गई 1901 में, तब तक ये पीरियड चला। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं डियर। लाइफ ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टे, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी इन इंग्लिश, वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? लाइफ ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टे, द लाइफ ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टे, ये पास्थमस बायोग्राफी है चार्लोट ब्रॉन्टे का, जो कि एक नोबलिस्ट है। इनके फेलो हैं, नोबलिस्ट हैं एलिजाबेथ कैस्किल, मिसेज एलिजाबेथ कैस्किल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फर्स्ट एडिशन है जो पब्लिश किया गया है डियर 1857 में, 1857 में बाई स्मिथ के द्वारा पब्लिश किया गया है, SMITH, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, समझ में आ गया। एलिजाबेथ कह रहा हूँ मैं, ये इंग्लिश नोवेलिस्ट और पोएट्स हैं, ठीक है ना। और ये बिल्कुल जेन आयरी के लिए सबसे ज़्यादा इनकी फेमस जो नोवेल है जेन आयरी है, तो ये उसके लिए फेमस है। आज समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसे, 10 क्वेश्चन मैंने आप तक प्रोवाइड किया, और कैसे लगा एक्सप्लेनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बेहतरीन, अगर आप शुरू से नहीं देखे होंगे, लगभग हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिया। अगर आप 60 क्वेश्चन को बेहतर नोट करके लिखेंगे डियर, तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स कंप्लीट होगा, और गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।